हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरो भाग 1 जो है क्लास 11वीं की पुस्तक है आरो भाग 1। और ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है जिसमें आप के साहित्य से प्रश्न बनते हैं। यानी जिस भी परीक्षा में साहित्य पूछा जाता है, चाहे वो HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग हो या STET TGT PGT हो, तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि प्रेमचंद से संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछे ही जाते हैं। चाहे वो कोई भी परीक्षा ही क्यों न हो, TGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी से प्रेमचंद से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अब इनकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको, नित्य यानी प्रतिदिन मैं आपका अभ्यास करवाऊंगी, जिसमें आरो भाग 1 यानी कंप्लीट कोर्स रहने वाला है आपका HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग STET का निःशुल्क। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो देखेंगे, मैं आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि मैं सिर्फ यही नहीं कि आरो में जो दिया गया है वही प्रश्न करवाऊंगी। ये मैंने बहुत पहले लिखे थे, तो इससे आपको गहनता से आपको जानकारी मिलेगी, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जुटा सकें। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रेमचंद। अब प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो ये पूछा गया है। इनका नाम है, पहले नाम के बारे में बात करते हैं। इसमें तो बहुत कम दिया गया है आरो भाग 1 में, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सको और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो प्रेमचंद के 3 नाम थे मूल रूप से। ठीक है, सबके बारे में मैं बात करूंगी। मूल नाम था इनका धनपत राय, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उर्दू में लिखते थे नवाब राय से। अब आपसे प्रश्न बनेगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि इनका मूल नाम क्या था, तो आपका उत्तर रहना चाहिए धनपत राय। अब आपसे पूछ लिया जाए उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो ये नवाब राय से लिखते थे। ठीक है, धीरे धीरे हम पूरे टॉपिक पर गहनता से चर्चा करेंगे। अब इनके जन्म के बारे में पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए। ठीक है, मैं बहुत सारा डाटा आपको अलग भी बताऊंगी जो इनसे बाहर होगा। तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ तो सिर्फ 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश दिया है, लेकिन मैं बताऊं बच्चों 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। अब साथ के साथ मैं इनकी मृत्यु के बारे में बात करती हूँ, तो 8 अक्टूबर 1936 में इनका जन्म हुआ था। एक वीडियो को कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे, तब अच्छी प्रकार से याद होगा। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं, तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि, गोदान, ये क्या है, इनके उपन्यास है। लेकिन बच्चों ये संपूर्ण नहीं है, सो हम फिर ध्यान देंगे। आप इनके साथ साथ वरदान इनका है, फिर इसके बाद प्रतिज्ञा है, फिर मंगलसूत्र है जो अधूरा है। तो एक बार मैं इनके सन के बारे में बता देती हूँ। सेवा सदन लिखा गया था 1918 में, फिर आया था प्रेमाश्रम 1921 में, वरदान क्या आया था अभी 1921 में, सेवा सदन प्रेमाश्रम का समय साथ साथ रहेगा 1921। फिर आया था इनका रंगभूमि 1925, प्रतिज्ञा 1926, निर्मला 27, कायाकल्प 26, गबन 31, रंगभूमि 32, गोदान 36 और मंगलसूत्र जो अधूरा है 1948 में, जो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। ये ध्यान रखेंगे, इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक है, अब बात करते हैं सोजे वतन मानसरोवर। मानसरोवर बहुत बार पूछा गया है कि मानसरोवर कितने भागों में यानी कितने खंड है मानसरोवर के, तो आप याद रखोगे मानसरोवर के 8 खंड हैं। ठीक है, गुप्त धन कहानी संग्रह, तो अब ध्यान देंगे आपको कैसे लिखना है। यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, लिख के उपन्यास लिखेंगे। उपन्यास लगभग इनके 1 दर्जन के आसपास उपन्यास थे, तो यहाँ जितने भी उपन्यास है ये मैंने बताया आपको, ये सारे आप लिखेंगे। उसके बाद कहानी संग्रह आप करेंगे, कहानी संग्रह। ठीक है, तो एक लाइन में आप कहानी संग्रह लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे सोजे वतन, मानसरोवर 8 भागों में, गुप्त धन।
तो ये कहानी संग्रह। अब कहानी संग्रह का आप अंतर जानेंगे। कहानी होती है सिर्फ एक और संग्रह होता है जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब कहानी संग्रह नाम है तो कहानियाँ इकट्ठी होंगी। तो मानसरोवर, सोजे वतन और गुप्त धन में इनकी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी करके प्रकाशित की गई हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करबला संग्राम प्रेम की देवी, ये क्या देवी नहीं, प्रेम की वेदी है ये, मेरे ख्याल से वेदी आएगा या गलत दिया है। तो करबला 1924 में लिखा गया है, ये क्या है, नाटक है, ध्यान रखेंगे। संग्राम 1923 में लिखा गया है। प्रेम की देवी है, वेदी है, 1933 में लिखा गया है, ये नाटक है। अब लिखेंगे निबंध संग्रह, यानी जो निबंधों का संग्रह है, निबंध जिसमें इकट्ठे किए गए हैं। कुछ विचार विविध प्रसंग, कुछ विचार विविध प्रसंग क्या है, निबंध संग्रह है। ध्यान रहेंगे जो विविध प्रसंग है, विविध प्रसंग उसके 3 भाग है विविध के। अब कैसे याद करोगे, देखो विविध 1 2 3, विविध प्रसंग में, विविध में देखेंगे 3 क्या रहे, शब्द आ रहे हैं, 3 शब्द, तो 3 भागों में इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखोगे प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। रूठी रानी में क्या गया है कि राजा की रानी, यानी सभी अपने भाई पति पत्नी आपस में नाराज होते हैं, पत्नी होती है अपने पति से, तो इसमें क्या है, रानी रूठ जाती है। राजा क्या करता है, यानी कि राजा इतना धुरंधर होता है कि वो किसी पड़ोसी राजे से उनका आक्रमण हो जाता है, तो उससे वो लड़ाई में जीत जाता है। तब तक वो रानी उनकी रूठ कर चली जाती है, उनसे विदा हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि राजा ने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, लेकिन वो रानी को नहीं मना पाए, यानी कि उनकी रानी नहीं मानी। तो ये उपन्यास उन्होंने लिखा है रूठी रानी। इतनी नाराज हो गई थी उनकी रानी कि वो उनको मना भी नहीं पाया। अब देखो यहाँ से मैंने कुछ आपको प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, ये ऐसा नहीं कि मैं अब लिख के लाई हूँ, मैंने बहुत पहले तैयारी की थी। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलकर बता रही हूँ ना, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अब इनकी जीवनी के बारे में बात है। कलम का सिपाही अमृत राय। आप ये देखो कुछ बच्चे उसे बुक को बड़ी सजा के बिल्कुल साफ़ सुथरी रखते हैं भाई, ठीक है, सफाई रखना, साफ़ सुथरी रखना अच्छी बात है, लेकिन बुक का मतलब होता है, पुस्तकों का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना, ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। अब आप मेरी पुस्तक देखोगे तो मेरी तो यही लिखी होंगी, जैसे भी आप कोई मतलब उससे अलग हटकर आपको ज्ञान प्राप्त हो रही है, यानी आपको नॉलेज प्राप्त हो, तो वहाँ उसको लिख लें। और जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो क्या है कि आपका ये रिवीजन होता जाएगा कुछ डाटा। ये देखो, मैं अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा समय ले रही हूँ, लेकिन एक एक बात मेरी बड़ी काम की बात बताऊँगी आपको, आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये बातें। देखो भाई, ये आरो भाग में दिया है, ये मुझे लग रहा है कि ये सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, सभी, क्योंकि भाई इसको तो पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एक पद सिर्फ आपके लिए बनाए और आपको 100% 100% आपको श्योर ही श्योर चयन करवाना है अपना, तो आपको क्या करना है, फैक्ट के साथ, यानी तथ्य को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है, और ज़्यादा से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ये नहीं इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो ये देखो, अब कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी जीवनी है इनकी, कलम का सिपाही, इनकी 3 जीवनियाँ हैं। और जीवनी आत्मकथा में तो सब आप अंतर जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। जीवनी वो होते हैं जिस किसी भी महापुरुष के बारे में कोई दूसरा लिखता है, ठीक है। आत्मकथा वो होती है जो महापुरुष अपने बारे में खुद लिखता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो महापुरुष हो, एक साधारण इंसान भी हो सकता है। आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हो, और आपने कुछ अच्छा अचीव किया तो भविष्य में अब आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हो, आगे जाके बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे, तो आपकी आत्मकथा प्रकाशित हो जाएगी, आपको लोग जानेंगे। तो देखो, कलम का सिपाही अमृत राय ने, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। अब मेरा जो बताने का मतलब है कि यहाँ बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उनको लगता है ये इसका करूँ या इसका करूँ, तो मेरा मतलब यही है
कि आपका जो कंफ्यूज वाले होते हैं, जो आपको संशय की स्थिति में डालते हैं, उनको दूर करना। ठीक है, तो देखो अब कलम का सिपाही अमृत राय, तो अमृत राय इनके बेटे का नाम था। इनकी दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। इनकी तीन बच्चे थे इनके। एक का नाम था श्रीपत और एक का नाम था अमृत राय। तो अमृत राय इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाए थे क्योंकि अमृत राय ने एक तो इनकी जीवनी लिखी थी और एक इनका मंगलसूत्र था अधूरा, जो इन्हीं ने प्रकाशित करवाया था। तो देखिए, ध्यान दीजिए, देखो भाई, आपकी नज़र में, सभी की नज़र में अपने जो पापा होते हैं, अपने जो पिता होते हैं, वो पूज्य होते हैं और वो उनका मतलब महान योद्धा होते हैं, सभी की नज़रों में होते हैं भाई। तो वो क्या है, अब एक पुत्र ही अपने पिता को एक सिपाही का दर्जा देगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये सिर्फ लॉजिक है, आपको याद करवाने का तथ्य है, बाकी इससे कोई ये नहीं कि वास्तविकता से का कोई लेना देना नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल। अब इसके लिए आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगी, जो आपको याद करने में आसानी वो आप याद रखेंगे। एक को याद रख लेना, बस याद हो जाएगा। अब देखो, कलम का मजदूर। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा तो उतना सम्मान नहीं देगा, मजदूरी बताएगा। तो कलम का मजदूर मदन गोपाल, ये कोई मतलब इनका जो खून से संबंधित इनका रिश्ता नहीं है ये मदन गोपाल का। तो एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी आप याद रखोगे, मैं से मजदूर मैं से मदन गोपाल। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको आसानी होगी। मैं से मजदूर मैं से मदन गोपाल, इसे याद रखेंगे। एक है इनकी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद घर में इनकी पत्नी शिवरानी ने लिखा था, शिवरानी ने। तो नाम से ही प्रतीत होता है कि आप जान चुके कि जो प्रेमचंद के घर में क्या क्रियाकलाप होते थे, क्या उनकी दिनचर्या होती थी सुबह से शाम तक, ये इनकी पत्नी ने, शिवरानी ने लिखा है। अब आप याद रखेंगे, प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी, तो बच्चों ये क्या है, पहली पत्नी इनकी नहीं थी, इनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी। ये पढ़ी लिखी थी, पहली वाली थी क्या अनपढ़ थी। अब आप ये बात, अब इनका देखना, प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। और उसके बाद ही ये पहले नवाब राय नाम से लिखते थे, उसके बाद से ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ठीक है, और ये नवाब राय नाम, माफ़ कीजिए, प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह किसने दी थी? दया नारायण निगम ने इनके प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी थी। कई बार पूछा गया है। अब देखो, रचनाएं हमने पढ़ ली, आप याद रखेंगे। अब एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे मूल नाम, फिर 31 जुलाई, यहाँ सिर्फ 1880 दिया, ध्यान देंगे। 31 जुलाई 1880 लम्मी गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु करेंगे 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको तसल्ली के लिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 8 अक्टूबर। तो ये कुल 56 साल इनकी जो उम्र रही है, ये भी मैंने निकाला हुआ है, ये देखेंगे आप। और कहानी संग्रह इनका सोजे वतन प्रथम है। ठीक है, जीवनी के बारे में बात हो चुकी है। यहाँ देखेंगे गबन उपन्यास है, कई बार इनके पात्र पूछे गए हैं, जिसमें जालपा और रंगनाथ इनके प्रसिद्ध पात्र कई बार पूछे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे, पहले उपन्यास लिखेंगे, उपन्यास की लाइन में सिर्फ उपन्यास आएंगे आपके। सेवा सदन, प्रेमासर, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, क्रम भूमि से, और ये क्या है आगे, प्रतिज्ञा है, और इसके साथ ही आपके वरदान है और मंगलसूत्र है। ठीक है, उसके बाद कहानी संग्रह में आएंगे सोजे वतन, मानसर और 8 खंड में गुप्तधन। ये आप अलग अलग सीरीज में लिखोगे, कहानी वाली लाइन में कहानियाँ होनी चाहिए, उपन्यास वाली लाइन में अलग अलग बांटोगे भागों में, नहीं तो सारी इकट्ठी लिख दी तो आपको नंबर 10 में से 4 ही मिलेंगे। ठीक है, और आप चाहते हो 10 में से 10 तो शायद कोई नहीं लगाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके 8-9 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, आप देखो, करबला संग्राम, प्रेम की देवी क्या है, नाटक है। कुछ विचार विविध प्रसंग क्या है, निबंध संग्रह है। और विविध प्रसंग 3 भागों में, ये भी आप याद रखें। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। ठीक है, अब इनके बारे में आप ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी जो कहानियाँ, ये बात आप और नोट करेंगे, इनकी कहानियाँ लगभग 300 प्लस, यानी 300 प्लस इन्होंने कहानियाँ लिखी। 300 से ज़्यादा, सोच सकते हो। हमें लोग पूरी ज़िंदगी में 1-2 माने लिख लिया तो लिख लिया 1-2, या पुस्तकें, यानी कि प्रतियोगिता वाली पुस्तकें छपा देते हैं बच्चों, वो भी चलो अपने आर्थिक के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन इतना कहाँ लिख पाते हैं। लेकिन इनके बारे में देखो आपने, इन्होंने 1 दर्जन के आसपास उपन्यास लिखे हैं, 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। तो कितने कहानी सम्राट इन्हें, उपन्यास सम्राट, ये भी हम बात करूँगी आगे चलेंगे जब। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं।
अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। मेरी एक आदत है, पता नहीं मुझे ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन आप बताएंगे। देखो, एक है होता है, ये है, ध्यान से देखेंगे, एक है, ये बिंदु लगा दिया मैंने, बड़ा छोटा लगता है लेकिन आपके दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया ताकि आपको अच्छी पड़े। एक होता है ये, ठीक है। अब ध्यान देंगे कहाँ, तो ये आप देंगे कि ये गलत है या ये गलत है, या इनमें से एक ठीक और एक गलत देखना है, ठीक है। या फिर दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है, आप बताएंगे। और दोनों गलत तो आप बताओगे नहीं, क्योंकि आप ये प्रयोग करते हो, तो कौन सा आएगा, ठीक है। अपने मन में सोच लेना है या कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं आगे जाकर बताऊंगी, थोड़ी देर आप इंतजार करेंगे। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन का अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। यहाँ पक्का संशय की स्थिति में आओगे। आपको ये लगेगा कि भाई ये अगर आपसे प्रश्न में ये बनता है, मैं स्टेट वाले के बदले बता रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ स्टेट वाले भी तो जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही जो पीजीटी स्क्रीनिंग जिनकी लिखित परीक्षा है, जिसको आप सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बता देना चाहूँगी बच्चों, आपके दिमाग में पक्का ये होगा कि वो भाई अब उन्होंने बीए किया है, इतनी भाई 300 के आसपास कहानियाँ लिखी, 1 दर्जन उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, निबंध लिखे, मतलब हर पर उनकी लेखनी चली है, तो हर विधा पर। तो उनके वो हिंदी में एमए करना चाहते होंगे, आपके मन में सवाल होगा। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ आप गलती कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी गलती हो सकती है वहाँ मैं आपको सचेत करते हुए चलूँगी। वो अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। इतने हिंदी के जो इतने बड़े सम्राट थे, इतने बड़े एक तरह से सिपाही, इनके पुत्र ने इनको कहा है, मैं तो इसको सिपाही ने बड़े बहुत बड़े पद का कहूँगी, लेकिन ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। यहाँ आप ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने बीए तक की पढ़ाई कर पाई, और आर्थिक कारणों की वजह से इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और सरकारी नौकरी ये करने लगे। सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। अब आपसे ये प्रश्न बनेगा, देखिए सब्जेक्टिव वाले तो सीधा इसको याद करते हुए चलेंगे, लेकिन जो बच्चा ऑब्जेक्टिव का परीक्षा दे रहा है वो याद रखेंगे कि इसके महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिसमें आपको इस कारण से दे दिया, उस कारण, जिसमें एक आपका ऑप्शन, एक विकल्प आपका होगा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से रहा, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पत्नी शिवरानी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते हुए शिवरानी भी बढ़ चढ़कर आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रही थी। शिवरानी क्योंकि वो पढ़ी लिखी और थी, उन्होंने अपने पति की जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में, मैं बता चुकी हूँ। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचना में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब देखना, कई बार प्रश्न आया है, जो ऑब्जेक्टिव वालों की मैं बात करती हूँ कि ये आदर्श की कहानियाँ लिखते थे, यथार्थवादी कहानियाँ लिखते थे, लेकिन बच्चों शुरुआत में सिर्फ आदर्शवादी लिखते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों लिखने लगे। अब इसमें अंतर क्या है, आप ये अंतर समझेंगे। देखो, यथार्थ का मतलब होता है जो बिल्कुल सत्य, बिल्कुल जो समाज में देखा घटित हुआ, ये उन्होंने लिख दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यथार्थ से काम नहीं चलता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो सच्चाई होती है बड़ी कटु होती है, आप सभी जानते हो, लेकिन उसमें क्या समाज में बदलाव नहीं आता है। कई बार देखें कि इंसान पे इतने, मान लो किसी केस में झूठा फंस जाता है उदाहरण के लिए, और क्या वो फंसा ही रहता है और बेचारा जेल भी काट के आ जाता है। अब अगर हम कहानी में ये दिखाएंगे तो भाई जो पढ़ने वाला पाठक है उस पर तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको ये लगेगा कि समाज फिर तो कानून क्या अंधा है भाई, कुछ भी करो, अपनी मर्जी से करो, खाओ पियो और मौज करो बस अपने। लेकिन अगर हमें समाज में ये दिखाना है कि लोग आदर्श पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, नियम और हर इंसान एक अच्छा इंसान बने, वो कोई बुराई के रास्ते पर ना चले, तो हमें आदर्शवादी बनना पड़ेगा। आदर्शवादी यानी यथार्थ तो होगा ही होगा, लेकिन उसका अंत हमें सुखद दिखाना पड़ेगा। बुराई पर अच्छाई की विजय हमें दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। समझ गए होगे, काफ़ी समझदार हो अब देखेंगे। अब देखिए, प्रथम कहानी संसार का अनमोल रतन 1907 जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आप ध्यान देंगे, ये जमाना पत्र पहली बार इन्होंने शुरुआत की थी, जमाना पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये संसार का अनमोल रतन थी 1907 में, आप याद रखेंगे, ठीक है। और अभी मेरा जो आपसे मैंने सवाल किया था, एक ये मैं आपको जवाब दे देती हूँ, ये और ये, ठीक है।
अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको देखिए, ये आप शुद्ध एक दो वीडियो से तो होगा नहीं। अब इतनी बड़ी व्याकरण है, हमें शुद्ध भी लिखनी है। आप सभी जानते हैं अगर आप कितना ही अच्छा प्रश्न लिखे, अगर आपके शुद्ध ज़्यादा है तो आपके नंबर कटेंगे ही कटें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रोज़ रोज़ छोटी छोटी बारीकी वाली जो हैं, जो अशुद्धियाँ हैं आपकी, वो ठीक हो जाएं। साथ के साथ मैं आपको बताते हुए चलूँगी। अब देखो ये है देखो बच्चा, मैं लिख रही हूँ बच्चा खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, समझ लिए, यहाँ जगह थोड़ी कम है, बच्चा खेल रहा है, तो इसमें ये आएगा एक वचन के लिए आपका ये आएगा सिर्फ। अब बहुवचन एक से ज़्यादा के लिए, ये आप पढ़ते हो ना, दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नहीं बच्चों, एक से ज़्यादा होगा तो ये आएगा आपकी उनकी बिंदी वाला। ये छोटी बिंदु होती है, कहीं आप सोचो बड़ी, लेकिन मैं ये आपको दिखाने के लिए बड़ी लगाई है। तो ये इसमें ये है आएगा, ठीक है, जिसमें एक से अब क्या है आपकी परीक्षा में, मुझे पता है आपको ये दिक्कत आएगी। अब आपको ये मान लीजिए आपको थोड़ा दिमाग से आपसे भूल गए कि मैम ने ये बताया था, ये बताया, हम क्या करें भाई, मतलब अब वहाँ तो आपको परीक्षा का दबाव होगा, वहाँ भूल जाओगे कि मैंने आपको क्या बताया था, तो आप याद रखेंगे। देखो एक होता है तो एक, ये मतलब छोटा है, छोटा क्या मतलब, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ यानी जो ज़्यादा चीज़ नहीं लगी हुई है, ज़्यादा तथ्य नहीं लगा हुआ है। और इसमें आप याद रखोगे, देखो ये तो है ही है, इसके साथ ये फालतू की चीज़ लगी, ठीक है। अब मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दो है, दो के लिए यानी दो, एक से ज़्यादा के लिए ये आएगा, तो ज़्यादा है ना, जीरो लगते ही ज़्यादा हो गया, तो एक से ज़्यादा के लिए ये आपका वाक्य में प्रयोग करेंगे, एक के लिए ये है। बाकी सभी जानते होंगे, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता तो उनको नॉलेज हो गई होगी। प्रेमचंद की कहानियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्र पूर्व के युग या उत्तर युग, ठीक है। तो ये देखो ये आपके सामने है, जिसमें 1916 से आपका रहेगा प्रेमचंद्र पूर्व युग, 1916 से 1920, 1920 से 1936 आप प्रेमचंद युग, यानी एक ये देखना 1916 से 1920 तक वो कहानियाँ लिखी जा रही थी जब प्रेमचंद नहीं लिख रहे थे, उनसे पहले की। और 20 से और 30 तक यानी प्रेमचंद, जिसमें प्रेमचंद लिख रहे थे, तो उनके ये इसमें सिर्फ बच्चों प्रेमचंद ही नहीं आएंगे, इनमें प्रेमचंद से संबंधित जितने भी लेखक हुए हैं यानी उनके साथ साथ लिख रहे थे सभी आ जाएंगे। फिर 30 से 36 की मैं बात करती हूँ, प्रेमचंदोत्तर भी, यानी प्रेमचंद के उत्तर का युग आप याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रेमचंद के निर्विवाद, यानी निर्विवाद का मतलब होता है जिसमें कोई विवाद नहीं, भाई टिक मान ली जाए लाइफ, ठीक है। और विवाद जिसमें बहुत सारे वाद विवाद, जिसमें अपने अपने तर्क दिए जाएं, आप कोई तर्क दे रहे हो, मैं कुछ दे रही हूँ, और कोई और तर्क दे रहा है, लेकिन कुछ बातें जिसमें तर्क की कोई जगह होती नहीं है, ठीक है। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्हें कहानी और उपन्यास की विधा, कल्पना और रूमानियत के धुंधले निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। प्रतिष्ठित देख लेंगे, शुद्ध यथार्थ की जमीन से जुड़कर किस्सा गोई सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी बातें हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ सुनी सुनाई उन्होंने बातें की कहानियों को सिर्फ उन्होंने किस्सा नहीं बनाया भाई, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया कि ठीक है कुछ कहानियाँ सुनाई और मनोरंजन होगा। उनका मतलब है कि समाज में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए यथार्थ के साथ साथ कुछ आदर्श, कुछ आगे यानी पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़े रहिए। कहने का मतलब ये है कि आगे उन्होंने आदर्श भी, लोगों को एक नई दिशा भी दी और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, ठीक है। इसमें इनकी हिंदुस्तानी, हिंदू, उर्दू, हिंदुस्तानी, जब भी आपसे पूछा जाए हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है, तो देखो बच्चों हिंदी और उर्दू का मिश्रण क्या होगा, हिंदुस्तानी, ठीक है। भाषा का विशेष योगदान रहा है यहाँ, हिंदुस्तानी भाषा पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई, ठीक है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग रूमानियत के ताने बाने से बुना हुआ है, लेकिन एक कथाकार रूप में लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ, सेवा सदन, देखो ये पंच परमेश्वर क्या है, इस कहानी को आपने देखा होगा ना कि एक बूढ़ी काकी होती है, जिसमें क्या है बूढ़ी, माफ़ कीजिए बूढ़ी मौसी, तो उसमें क्या है, इस कहानी को थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, अब फिलहाल तो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। तो उसमें क्या है कि उसकी जो उसका जो होता है, जो भतीजा होता है, वो भतीजे का पालन पोषण करती है और तब तक उनको ये लग रहा है कि भाई मेरी ये अपनी ज़मीन मेरे नाम कर देगी, तब तक वो उसका अच्छी खातिरदारी करता है। लेकिन जिस तरह ही वो बुजुर्ग हो जाती है और ज़मीन उसको नाम कर देती है तो वो एकदम से पलट जाता है और उसकी सेवा पानी नहीं करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, और जो सरपंच होता है, जो वो पंचायत में चली जाती है, जो सरपंच होता है उसका खास दोस्त होता है, यानी उसके जो
भतीजे का, लेकिन फिर भी वो उसमें क्या है, उसका पक्षपात न करके, यानी अपने दोस्त का पक्षपात न करके उसके फैसले में, यानी बूढ़ी मौसी के हक में फैसला सुनाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि न्याय और अन्याय, सब न्याय के लिए सभी, कोई भी मतलब भाईचारा, भतीजावाद, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद अपना चाहिए अपना ही हो, गलत को गलत कहना चाहिए। तो इसमें ये शिक्षा दी गई है। सेवा सदन जैसे उपन्यास के सामाजिक जीवन को कहानी के आधार पर बनाने वाली यथार्थ कल्पना के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। ठीक है भाई, जो सेवा सदन उपन्यास में समाज में जो बुराइयां हैं उनको बाहर, जैसे आपने देखा है कि वो इस सेवा सदन में जैसे अनमेल विवाह है, दहेज प्रथा की समस्या, अनमेल विवाह, जैसे ये लड़की की एज बहुत कम है, जो जिससे उसकी शादी हो रही है, लड़का तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे बुढ़ा है, मान लीजिए 40-50 साल का, लड़की की 10-12 साल उम्र, तो ये अनमेल विवाह ही है ना। और या फिर लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो एक अनपढ़ है, तो इस तरह से इसको अनमेल विवाह कहते हैं। समझदार हो आप। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शमुख यथार्थ से आलोचनात्मक तक की किस विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। कहने का मतलब है कि पहले तो ये यथार्थवाद के भीतर भी, यानी जो सच्चाई तो उन्होंने दिखाई है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके साथ उन्होंने आदर्श भी दिखाया है। तो कई बार पूछा गया है कि प्रेमचंद कैसे लिखे थे, आदर्शोन्मुखी लिख रहे थे, यथार्थवादी लिख रहे थे, तो आपको ये ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये दोनों इकट्ठे लिख रहे थे। आदर्शोन्मुख यानी आदर्श भी था, उसमें क्या है, कुछ समाज को एक नई दिशा भी दे रहे थे, सच्चाई के रास्ते पर भी चला रहे थे, और एक समाज को एक प्रेरणा भी दे रहे थे। ठीक है, ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके अनेक रचनात्मक प्रयासों को लागू होती है। कटु यथार्थ यानी कटु मतलब जो कड़वा सच होता है उसके बारे में कहा गया है। अंततः देखेंगे शुद्ध है, एक आदर्शवादी और एक मनोवांछित समाधान तक पहुंचती है। इनकी सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, आदि उपन्यास, पंच परिमेय से, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा तो आपकी आरोह भाग में पहला ही पाठ है, ये तो आप पढ़ चुके हो। बाद की उनकी रचना में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती है, यानी कि जैसे जैसे वो लिखते चले गए, बाद की जो रचनाएं थी, पहले तो ये आदर्शवादी लिख रहे थे, फिर लेकिन बाद में धीरे धीरे आदर्शवाद की इनकी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। यानी कि शुरू में तो इनके अंदर एक मतलब एक भय का माहौल था, यानी कि ये शुरू में क्या लोगों को लग रहा है इनको लोग विरोध करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि मैं आदर्शवादी तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इसके साथ ही मैं यथार्थ यानी समाज में जो सच्चाई है, जो बुराइयाँ फैली, उनका भी विरोध करूंगा अपनी लेखनी के माध्यम से। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी लेखनी में बदलाव किया। गोदान उपन्यास और पुस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनकी सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो देखो पुस की रात में आपने देखा होगा, वो पढ़ी होगी आपने, पुस की रात, कफन में बड़ी मार्मिक कहानियाँ इनकी। कहानी की थोड़ी सी मैं बता देती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। कफन में क्या होता है कि दोनों बाप बेटे शराब पीते हैं, और उनके पास कुछ पैसे नाम की कोई चीज़ मांगते हैं, खाते, शराब पीते, मौज करते हैं। और उनकी जो बेटे की माता जी वो पहले मर जाती है। फिर क्या है, उनकी जो पत्नी है उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन फिर भी उनको ये कहते हैं कि मतलब प्रसव के लिए हमें पैसे चाहिए, गांव में इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर वो उसकी शराब पी जाते हैं और वो तड़प के मर जाती है। बाद में उनके कफन के पैसों के भी वो इकट्ठे जुटा कर लाते हैं, लेकिन उसके भी शराब पीकर मतलब शराब पी लेते हैं, खेतों में आलू चुराते हैं। इस तरह से उस बेचारी औरत की दुर्गति हो जाती है, वो तड़प के मर जाती है, लेकिन इन्हें अपने शौक से मतलब है। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो इनकी जो कहानियाँ लिखी है उनमें के इनका वर्णन यानी इनकी तुलना, इनकी समानता किससे की, टोल्स्टॉय की कहानियाँ, यानी टोल्स्टॉय है जो अपने अंग्रेजी में लिखते थे, और गाल्सवादी है कि 3 नाटकों यानी नाटकों का हड़ताल, चांद की डिबिया। तो ये क्या है, इनकी गाल्सवादी की जो कहानियाँ थी, यानी टोल्स्टॉय और गाल्सवादी की जो कहानियाँ थी, इनसे मिलती जुलती थी भाई। इनकी मतलब देखो अनुवाद, यानी इनकी कहानियों का मतलब अनुवाद किया है, टोल्स्टॉय की कहानियाँ और गाल्सवादी की कहानियाँ, जिसमें आपके हैं नाटकों का हड़ताल, चांद की डिबिया और न्याय। तो ये तीनों कहानियों का यानी दोनों लेखक हैं, जिसमें गाल्सवादी है, टोल्स्टॉय, इनकी कहानी है चाहे नाटक है, इनका इन्होंने अनुवाद किया था। और ये आपके सामने है, नाटकों का हड़ताल का अनुवाद किया, चांद की डिबिया का किया, न्याय का किया। तो इनके टोल्स्टॉय और गाल्सवादी की जो रचनाएं थी, इनका इन्होंने अनुवाद किया है।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करने हैं। नमक का दरोगा 1914 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब देखो नमक का दरोगा में दिखाया गया है जिसमें क्या धन पर धर्म की जीत होती है। जैसे नमक का दरोगा में वो रिश्वत नहीं लेता है और स्वाभिमानी पुरुष है, ईमानदार है। इसके साथ ही वो क्या करता है, अलोपदीन ने उनको पैसे में खरीदना चाहता है, जैसे 40,000 तक रुपए दे दिए, आपको पढ़ लेना, 40,000 तक रुपए देता है, लेकिन फिर भी वो उनकी मतलब पैसे पर नहीं बिकता, अपनी ईमानदारी पर और अपने स्वाभिमान पर कायम रहता है। तो मैं थोड़ा एक बार पढ़ के बता देती हूँ। नमक का दरोगा प्रेमचंद, प्रथम प्रकाशन 1914। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी, बहुचर्चित मतलब बहुत प्रसिद्ध है, जिस आदर्श की यथार्थ के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के धर्म की जीत है, यानी अगर मुहावरे से प्रयोग किया जाए तो धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म एवं क्रमश सद्वर्ती, असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी आप कह सकते हैं। कहानी का पंडित अलोपदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया, यानी जो इनके मुख्य पात्र हैं। ठीक है, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर खरीदने में असफल रहने के कारण पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी में मुअत्तल करा देते हैं, यानी नौकरी से उनको मतलब नौकरी उनकी छुड़वा देते हैं, आसान भाषा में समझिए आप। लेकिन अतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है और सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं। इनके बाद में उनको पछतावा होता है और वो उनके से निवेदन करते हैं कि मुझे अपनी के पर पछतावा है, आप मेरी जो जायदाद है, मेरी जो उसका व्यापार है, उनके आप हैं स्थायी मैनेजर नियुक्त हो जाओ, और फिर वो मुंशीधर नियुक्त भी हो जाते हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आप सदैव नदी के किनारे में मुराद उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी कि वो कहता है कि मैं परमात्मा से दरखास्त करता हूँ, विनती करता हूँ कि जैसे तुम जो नदी किनारे जो नमक का दरोगा थे वैसे कि वैसे ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमान हमेशा आप पर ये गुण आप में हमेशा बरकरार रहें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाओं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर व्यापक भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार का व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता के अंततः साहसिक तरीके से उन्होंने उजागर करती है। मतलब क्या गया कि जो भ्रष्टाचार दिखाया गया है और अन्याय हुआ था भी नमक के दरोगा के साथ, क्योंकि वो एक तो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, स्वाभिमानी है, फिर भी उन्हें पद से बर्खास्त किया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार के साथ दिखाने के बाद अंत पर दिखाया गया कि ईमानदार अगर हम अपने धर्म पर रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अंत में हमारे जो है हमारे गुणों की हमेशा जीत होती है। भले ही मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने नियत थे और अकेले पड़ जाने की कहानी, यानी वो क्या है, नियत था पड़ गया। अब ईमानदार तो था ही नमक का दरोगा में जो मुंशी वंशीधर, लेकिन नियत था कौन पड़ गया, अलोपदीन पड़ गया था, क्योंकि उसके तो पैसे काम नहीं आ रहे थे, कोई हथियार का चल नहीं रहा था, क्योंकि पैसा ही उनका हथियार था। और फिर क्या है, फिर वो मतलब जो होगा देखा जाएगा, उन्होंने अपनी हार मान ली। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि इसी दौर मानते कि कहने का अभिप्राय कि देखो जब नमक का दरोगा को बर्खास्त कर दिया जाता है और अलोपदीन की जय जयकार होती है, दुनिया देखती रहती है, वो बरी हो जाता है। लेकिन अगर वो इस कहानी को यहाँ ख़त्म कर देता तो उसमें क्या है, लोगों का विश्वास उठ जाता। लोग कहते कि मतलब भाई समाज में अच्छाई का कोई वो नहीं है, हम भी अच्छाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ ख़त्म हो जाता तो समाज को कोई संदेश नहीं मिलता और समाज में बदलाव नहीं आता। इसलिए प्रेमचंद ने इस कहानी को यहाँ ख़त्म नहीं किया और आगे बढ़ाया। उसमें देखेंगे आपके ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, बिल्कुल निराशावादी बना देगा। भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको सोचोगे चलो भाई मैं क्यों अकेले न्याय के रास्ते पर जब दुनिया चल रही है। लेकिन अगर आपकी जीत होती है तो आप भी खुश होकर चलो हमारे साथ अच्छा हुआ है तो और किसी के साथ भी अच्छा होगा। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता और चारों ओर तरफ बुराई बुराई नजर आने लगती। कोई भी अब बुराई करता भी, कौन अच्छा ही करता, क्योंकि जिसके साथ बुरा होता है तो कौन अच्छा ही करेगा। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत से
कहानी के सत्य की जीत होती है, नहीं कहानी के अंत पर सत्य की जीत होती है और लूप दिन का हृदय पर परिवर्तित होता है और वो क्या है उनके जो गुणों की कदर करता है, उन्हें एक स्थायी मैनेजर अपनी जायदाद का बना देता है। तो देखेंगे इनकी पत्रिकाएं हालांकि आरोह भाग में नहीं दी गई है, लेकिन मैंने इनको जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देने के लिए आपको, ताकि परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, इन्होंने लिखी है माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि इनकी महिलाओं से संबंधित कौन सी पत्रिका है, तो याद रखेंगे बच्चों माधुरी, नाम से ही प्रतीत होता है। माधुरी क्या है, एक महिला का नाम हो सकता है, जैसे माधुरी दीक्षित, आपने उसको आप अच्छी प्रकार से समझोगे क्योंकि भाई वो क्या हीरोइन है, तो इसलिए माधुरी जो, और जहाँ पर ये आते हैं ज़्यादातर ये दही और हाथी को छोड़कर किसी भी, यानी ज़्यादातर, अभी मेरे तो 2 अपवाद याद है और भी हो सकते हैं, जैसे दही और क्या है हाथी को छोड़कर बाकी की शब्द में छोटी या बड़ी आती है अंतिम में, जिसे आप इकारांत बोलते हैं, वो क्या है स्त्रीलिंग में जाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे दही क्या है पुल्लिंग होता है, हाथी भी क्या होता है पुल्लिंग होता है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। माधुरी 1922 में और हंस 1930 में, जागरण 1932 में, मर्यादा, ये चारों इनकी पत्रिकाएं हैं। माधुरी में ये महिलाओं से संबंधित खबरें आती थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा आप रुकेंगे, अभी जाएंगे, बहुत सारी बातें मुझे और बतानी है। देखिए बच्चों सुनेंगे ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, या फिर ये है कि आरोह भाग में नहीं, मैं आरोह भाग में जो दिया है हम वो याद कर लेंगे, आप रहने दीजिए। ठीक है, तो वो ठीक है। या फिर आज की मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन में 2 लेखक परिचय हो जाएं, या फिर एक ही रहने दो कि आप धीरे धीरे, हो सकता है किसी को ज़्यादा बड़ी क्लास में बोर हो जाए, तो मैं एक ही कर लेंगे धीरे धीरे। अगर आपको लगता है नहीं 2 एक साथ करेंगे तो 2 कर लेंगे। लेकिन आपके एक बात और मैं आपसे बता देना चाहूँगी कि जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ रही हूँ कि आपके कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस प्रकार को आपको करने की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपका रिजल्ट आने दे पूरी तरह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत जानकारी दूँ। मैं कम जानकारी दे दूँगी लेकिन गलत नहीं दूँगी। और इसके साथ ही आप जब भी पढ़ें आप शुद्ध अशुद्ध का विशेष ध्यान रखेंगे, ये रखेंगे अशुद्धियाँ कम से कम हो। भाई बिल्कुल तो ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं करोगे, लेकिन इतनी ना हो कि आप मतलब हर लाइन में अशुद्धियाँ कर रहे हो, तो फिर आपके नंबर कटेंगे। इसके साथ ही व्याकरण को भी आप पढ़ते हुए चलेंगे। और जो बच्चा एचटेट की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी की, तो मैं मतलब बात कर लेती हूँ मैं पीजीटी की, विशेषकर पीजीटी एचटेट हरियाणा हिंदी स्क्रीनिंग के लिए जो आपकी सब्जेक्टिव परीक्षा है। इसके साथ टीजीटी के लिए मैं व्याकरण और साहित्य करवाऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी के सिर्फ मैं पीजीटी का करवाऊंगी। एनसीईआरटी का आप सिर्फ पीजीटी और एचपीएससी स्क्रीनिंग का करेंगे। ठीक है। वितान, भागवत और जनसंचार सभी पुस्तकों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।